तो आज की इस क्लास में हम प्राचीन भारत का इतिहास की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। चूंकि हम अपने देश का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, इसलिए सबसे आवश्यक है कि अपने देश के जो अलग अलग नाम थे अभी तक अन्य अन्य लोगों ने रखे हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा नाम क्यों पड़ा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे नाम में आप देखो तो आर्यावर्त, यिंतु, भारत, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान। इनके अलावा कई उपनाम हैं। जैसे बात करें तो सोने की चिड़िया, सपेरों का देश, लैंड ऑफ बुद्धास, और कहीं आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मवर्त। इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जितना इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसके अलावा हम कई पॉइंट आपको बताएंगे, उनको अपनी कॉपी में अच्छे संजो लीजिएगा। ठीक है, फिर आप बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्या क्लास कंटिन्यू चलनी चाहिए, तो हम फिर आपको इसी तरह की और भी क्लासेस आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हमारे देश का नामकरण, यानी कि अपने देश का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ आवर कंट्री, अपने देश का नामकरण कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है आर्यावर्त। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पुराना नाम है, अखंड भारत का धार्मिक और सांस्कृतिक नाम है। यह नाम किसके द्वारा मिला हमें? आर्यों के द्वारा। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर आई, सर ये आर्य कौन थे? आर्य जो है, आर्य 1500 बीसी में, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले। अगर आप आज से आप अंदाज लगाओ तो अभी ये 2020 चल रहा है। 2000 से आप पहले एक तक जाओ तो 2000 साल ये हो गए। उसके पहले 1500, चूंकि बीसी है ना इसलिए 1500 और चले जाओ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आज से हम वर्तमान से देखें तो 3524 साल पहले ऋग्वैदिक काल में भारत में कौन आया था? आर्य लोग आए थे। ऋग्वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो हम ऋग्वैदिक काल को 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट अच्छे हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, बढ़िया से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए तो आर्यों की उत्पत्ति व अपने देश में आने की विचारधारा क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, अच्छे हृदय वाला, कुलीन, आदर्श, आस्तिक। आगे हम बात करें तो आस्तिक का यहाँ पर वो तात्पर्य नहीं है कि भगवान में आस्था रखने वाला। ठीक है, यहाँ पर वो तात्पर्य नहीं, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार इन्होंने क्या कहा? आर्य जो है ये सैंधव प्रदेश के थे। अब इस सैंधव प्रदेश कौन सा है तो हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि सैंधव प्रदेश क्या था। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर पंडित गंगानाथ के अनुसार हम देखें तो आर्य ब्रह्मर्षि देश, यानी कहाँ से? बर्मा व थाईलैंड से आए थे। बर्मा आप जानते हो म्यांमार जो अपने देश के बाजू में बगल में है, और थाईलैंड थोड़ा और आगे है, अभी हम आपको चित्र में दिखाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, वेदास मतलब आर्य। आर्यों का घर कहाँ है? तो आर्कटिक क्षेत्र में है। यानी इनके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक के अनुसार, आर्य वैदिक संहिता के आधार पर उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव जब हम पढ़ते हैं भारत को, यानी कि विश्व को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इनके अनुसार यहाँ से आए थे। लेकिन सबसे जो मानक है वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए थे। खैर और भी हैं, यहाँ पर अलग अलग मत हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, और इन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। यानी कि यहाँ पर आप देखो तो सबके अलग अलग मत हैं। इसके बाद यहाँ पर मानचित्रावली है जो आपको हम दिखाने चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है? सबसे पहले एक बात आई थी क्या, कि सैंधव प्रदेश कहाँ से? सैंधव प्रदेश। तो हम पहले सैंधव प्रदेश जाने कि सैंधव प्रदेश कहाँ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान का इलाका है, जहाँ पर हम पॉइंट कर रहे हैं। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर, हम यहाँ पर इतनी बात कर लेते हैं। हालांकि पहले कश्मीर यहाँ से हुआ करता, चलिए मैं यहाँ से पॉइंट कर दे रहा हूँ कश्मीर। और हम यहाँ पर देखें तो करीब करीब ये वाला, यानी राजस्थान वाला इलाका, जहाँ पर जयपुर लिखा हुआ इस जगह का। और अगर हम इस तरफ देखें तो करीब यहाँ पर आप देखो तो उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका, ऐसा समझ लो ना, ये वाला। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र कहलाता था, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता था, इसको बोलते थे क्या? इसको बोलते थे सैंधव प्रदेश। क्या बोलते थे बताइए? इसको सैंधव प्रदेश बोलते थे। और यही सैंधव प्रदेश जो था, यही बाद में आगे क्या कहा गया? इतिहासकारों ने इसी को क्या कहा? आर्यावर्त कहा। अब आपको आर्यावर्त समझ में आ गया कि जो सैंधव प्रदेश है
इसी को क्या कहा गया, आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आर्यावर्त के पहले, आर्यों के आने से पहले इसे सैंधो प्रदेश कहते थे। सैंधो प्रदेश कौन है? सैंधो प्रदेश वो जो सिंधु नदी के किनारे का इलाका है। आपको पता है सिंधु नदी का उद्गम यहाँ से होता है और यह ऐसे बहते हुए निकलती है ना, तो इसके इधर इधर वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ये सैंधो प्रदेश कहलाता था। इतनी बात आपको ठीक से समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं यहाँ पे। तो बर्मा या म्यांमार, सबसे पहले आप सेंट्रल एशिया देख लो। तो सेंट्रल एशिया जो है ये है। अब यहाँ पर आप किसी एक देश को नहीं कह सकते हैं, ये सेंट्रल एशिया है। हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कर दिए, हालांकि थोड़ा सा ऊपर आपको बता देते हैं। सेंट्रल एशिया में यहाँ पर हमको 5 देश पढ़ने को मिलते हैं। इसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। यानी कि सेंट्रल एशिया ये है। और इसी को बताया मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य आए थे वो यहीं से आए थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए थे। आपको बता दूं कि बर्मा या म्यांमार आपको मिलेगा यहाँ पर भारत के, अगर दाहिनी तरफ ये देखोगे तो ये म्यांमार लिखा हुआ है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। इसी की थोड़ा सा आगे चलो तो यहाँ पर आपको थाईलैंड दिख रहा है। ठीक है, तो आर्य जो है थाईलैंड या बर्मा या म्यांमार से आए थे। ये अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमने आपको यहाँ पर मानचित्रावली के माध्यम से दर्शा दिया। ठीक है, ये देखिए ये भारत अपना इंडिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया, यहाँ पर आपको बर्मा या म्यांमार देखने को मिलेगा और इस जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर थाईलैंड है, कंबोडिया, यहाँ पर क्या बताइए, थाईलैंड है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि जो हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा वो आर्यों के हिसाब से पड़ा। आर्य आपने देख लिया, पूरा समझ में आ गया आपको। वैदिक काल इन्हीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग नाम ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, इनकी एक पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, इस पर बहुत फोकस करना। आर्कटिक होम ऑफ वेदास ये ध्यान रखना। ठीक है, मैक्स मूलर का सबसे तगड़ा सिद्धांत किसका माना जाता है, मैक्स मूलर का माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। तिब्बत कौन सा क्षेत्र है बेटा, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, जहाँ पर ये चीन और तिब्बत लिखा हुआ, ये इधर से क्या बताया, तिब्बत हुआ करता था, लेकिन अब आज अगर देखो तो चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया हुआ है। ठीक है, 1962 के दरमियान जो है चाइना ने यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया हुआ। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं भारत के अगले नाम की। और अगले नाम पर अगर हम आते हैं तो अगला नाम है अपने देश का नाम क्या, भारत। अब यहाँ पर भारत का पहला स्रोत हमें देखने को मिलता है महाभारत में वर्णित राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। भरत जो थे, भरत ये दुष्यंत के पुत्र थे। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी शकुंतला। जो दुष्यंत थे ना, ये कुरु के वंशज थे, राजा कुरु के वंशज थे, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ता है। ठीक है, महाभारत की रचना आप जानते हो वेद व्यास ने की। किसने किया, वेद व्यास ने। इन्हें पूरा नाम क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया। महाभारत की रचना कब हुई आप जानते हो, उत्तर वैदिक काल में। ऊपर आपको वैदिक काल पढ़ने को मिला था, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 BC से लेकर के ये चलता है कहाँ तक, 600 BC तक। ठीक है, वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 तक। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनके जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमसे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर जैन ग्रंथ के अनुसार जो है, जैन मतों के अनुसार कहा जा रहा है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव, अब ये जो ऋषभदेव थे इनके बड़े पुत्र भरत थे, उनके नाम पर भारत पड़ा। इनके 2 पुत्र हुए, एक है भरत और दूसरा आप नाम जानते हो गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, ठीक है, और ये जो गोमतेश्वर है ना, गोमतेश्वर बाहुबली आपको पता होगा। गोमतेश्वर बाहुबली कहाँ पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आपको पता है इनकी बहुत ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। अभी जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी ना, इसके पहले सबसे ऊंची मूर्ति यही हुआ करती थी, गोमतेश्वर बाहुबली की। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर प्रत्येक कितने वर्षों बाद यहाँ पर कितने वर्षों के बाद इनका जो है राज्याभिषेक नहीं कहेंगे, इनका जो है महामस्तकाभिषेक होता है। तो आपको बताना है
कितने वर्षों के बाद महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, और यहाँ पर यह स्थान उनसे भी संबंधित है, एक राजा थे, उन्होंने यहाँ पर जो है अपने प्राण दिए थे, और जैन धर्म के अनुसार ही। कौन सी पद्धति से दिए थे, अगर आपको याद आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि जो ऋषभदेव या आदिनाथ थे, इनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगली बात पर। अगला नाम है हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। पहला विदेशी आक्रमण जो है 518 बीसी में, हम फिर कहेंगे जब बीसी की बात आती है इसका मतलब आज से 2000 साल पहले और 518 साल और पहले, कहने का मतलब कि आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने, अर्थात किसने, फारसियों ने किया। ईरानी या फारसियों ने किया। और कौन किया, तो उस समय ईरान में एक वंश चल रहा था, उसका नाम था हक्कामनी वंश। बेटा इन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हक्कामनी वंश। और इस हक्कामनी वंश का जो शासक या जो राजा था उसका नाम था डायरियस या डरायस या दारा, डायरियस या डरायस या दारा प्रथम। क्या नाम था इसका, इसका नाम था दारा प्रथम। इसने आक्रमण किया था, और चूंकि उस समय हमारे देश का जो पहचान थी वो सिंधु नदी थी, इसलिए इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, इंदु नदी कहा। इंदु बाद में हिंदू बना, और इसी हिंदू से हिंदू नामक स्थान जो है वो हिंदुस्तान कहलाया। ठीक है, हिंदुस्तान कहलाया मॉडिफाई होकर के, क्योंकि इनके यहाँ जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में हा शब्द का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए इन्होंने हिंदू को क्या बोला, इंदु, और इंदु से हिंदुस्तान, और यही हिंदुस्तान बाद में क्या बना, हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, तो ये मॉडिफाई होता रहा। जो तो हमने बताया आपको कि यहाँ पर जो है हा का उच्चारण खासकर जो है ई शब्द से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो ईरानी लोग हैं इनका जो धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, जिंद अवस्था। आपको एक बात और बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो जिंद अवस्था है ना, ये जिंद अवस्था, इसको ये लोग तुलना देते हैं भारतीय ग्रंथ की ऋग्वेद से, लेकिन ऐसा मानक नहीं है, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। आगे लिखा हुआ, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग सनातन धर्म को मानते थे, जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। तो ध्यान रखिएगा, हमने इसके पहले जब हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारत, तो उसकी क्लास सबसे शुरुआत जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें हमने 1 घंटा 43 मिनट में पूरी क्लास कंप्लीट की थी। आप उसको जरूर पढ़िएगा, वहां पर बहुत सारे आपको पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे और अगली बात पर। अगला नाम है अपने देश का इंडिया। इंडिया नाम आप अभी फिलहाल आप देखते हो कि इंडिया और भारत में बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। तो कहा जा रहा है कि दूसरा विदेशी आक्रमण जो हुआ वो 326 बीसी में हुआ, ग्रीक यूनानियों द्वारा। यानी कौन था, सिकंदर। और सिकंदर कौन था, सिकंदर थर्ड या अलेक्जेंडर। ओके, इसने आक्रमण किया। और हमने फिर से बताया कि हमारे देश की पहचान जो हुआ करती थी वो सिंधु नदी हुआ करती थी, और इसी सिंधु नदी को जो है उसने क्या कहा, इंडस नदी कहा। वही इंडस बाद में क्या बना, इंडिया बना। इंडिया ग्रीक यूनानी शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 2-3 पॉइंट अच्छे पूछे जाते हैं। तो आपको बता दो 1857 का जब युद्ध हुआ था ना, 1857 के बाद अपने देश का नाम जो है वो इंडिया नाम देने पर ही ज़्यादा जोर पड़ा। एक बात ही ध्यान रखना, कारण क्यों, क्योंकि हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां ही राज्य कर रही थी, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात करते हैं अंग्रेजों की। तो अंग्रेज लोग ही हमारे देश पर जो है राज्य कर रहे थे, इसलिए। और ये जो इंडिया नाम था यूरोपियों के द्वारा दिया गया था, इसलिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया। ठीक है, और इतना ही नहीं, हम आपको और बताएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो क्या नाम था, हेरोडोटस जिसको क्या बोलते हैं, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, आपको पता है, हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी, और इसमें भी इन्होंने इंडिया नाम ही शब्द दर्शाया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय लोग इसको इंडी कहते हैं, भारत को, अपने देश को, और कई नाम आपको अलग अलग बताया। ठीक है ना, आपको पता है कि जब सिकंदर भारत आता 326 बीसी में, तो हमारे देश में यहाँ पर क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे क्या बोलते हैं, हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, हाइडेस्पीस जो है बच्चा, ये सिंधु नदी, उसका झेलम नदी का झेलम नदी को इसने क्या कहा, झेलम नदी को इस सिकंदर ने क्या कहा, हाइडेस्पीस कहा। और झेलम नदी का पुराणों में जो नाम मिलता है, जो पहले का नाम मिलता है, वो क्या है, वितस्ता। तो आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, हमारे देश का नाम जो पड़ा इंडिया, वो उसके पीछे कौन था, तो उसके पीछे अलेक्जेंडर था। हिंदुस्तान के पीछे
फारस यानी ईरान था, हक्कामनी वंश का था, डरायस दारा प्रथम था। संभवतः यहाँ तक आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगली पर हम अगले नाम पे बात करते हैं। अगला नाम जो है हमारे देश का वो जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है। अशोक के अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था? अशोक था। ठीक है, अशोक के अभिलेख में मिलता है। इसके अभिलेख प्रायः ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। दो लिपियां और हैं जो आप कमेंट करके हमें सूचित करेंगे कि सर दो लिपियां और हैं, और वो कौन कौन सी हैं, आप बताइएगा। अगला पॉइंट है अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में फैनटेलर ने की थी। इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार 1887 में जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। ये क्वेश्चन अनगिनत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अशोक ने जिस लिपि में अधिकतर अपने अभिलेख लिखवाए हैं वो ब्राह्मी लिपि में थे। किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। इसलिए आपको पता है कि अपने देश का नाम जम्बूद्वीप जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। ठीक है, अशोक के बारे में आप सब जानते हो। मौर्य वंश का तीसरा, जिसमें हम बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके बाद उसका लड़का हुआ कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार का जो लड़का हुआ वो कौन था? अशोक। ठीक है, तो इतनी बात आपको ठीक से समझ में आ गई। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया था? 1750 ईस्वी में पेनथेलर ने किया था। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। आगे हम बात कर रहे हैं यिंतु। अब यिंतु अगर हम देखें तो आप कहोगे सर ये सा नाम तो हमको कभी सुनने को नहीं मिला। आज तो मिला ना, अभी आपने सुना ना, अब मुस्कुराओ। चलो देखो, यिंतु जो है चीनी यात्रियों के विवरण से प्राप्त हुआ। क्या नाम हुआ? यिंतु। कैसे? देखो जरा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान, जिसने फा क्यूकी नामक पुस्तक लिखा, और इसमें इन लोगों ने अपने देश का नाम यिंतु बताया। फाहियान ने बताया कि जो भारत है यानी कि जो हिंदुस्तान है या जो यिंतु है ये त्रिकोणीय आकार का है। त्रिकोणीय आकार का मतलब ये हुआ इस प्रकार का है कि ये जो दक्षिण में है, दक्षिण में देखो कितना सकरा है, दक्षिण में जो है ये सकरा है, और उत्तर में जो है थोड़ा सा चौड़ा है। आप इस मैप पे मत जाइएगा, बस ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। अपने देश की बेइज्जती नहीं कर रहे, मैप मैं अच्छा बना लेता हूँ। ठीक है, आगे चले हम। तो यहाँ पर इसने बताया क्या? इसने बताया कि जो हमारा जो यिंतु है वो दक्षिण में क्या है? सकरा है, और ये त्रिकोणीय आकार का है। लगभग ये कुछ इस प्रकार का, उसके हिसाब से इस प्रकार का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर ह्वेनसांग लिखा हुआ। ह्वेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया, जिसने सियुकी नामक पुस्तक लिखा। सियुकी नामक पुस्तक किसने लिखा? हर्षवर्धन ने, और इसमें अपने देश का नाम इसने यिंतु दर्शाया। अब यहाँ पर नीचे नोट करके लिखा हुआ है, चीनी यात्रियों ने अपनी पुस्तक में भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया। हमारे देश के कई उपनाम भी हैं। अगर हम बात करें तो लैंड ऑफ बुद्धास, लैंड ऑफ बुद्धास भी कहते हैं हमारे देश को। और विदेशी आक्रमण के समय भारत सोने की चिड़िया यानी गोल्डन स्पैरो भी हुआ करती थी। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे तो अंग्रेजों ने अपने देश को क्या बताइए? सपेरों का देश कहा। ठीक है, किसका देश कहा? सपेरों का देश कहा। वर्तमान में हमारे देश के केवल दो नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझो, फिर मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊंगा। जब भारतीय संविधान पढ़ते तो उसमें हम अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में अपने देश से कितने नाम हैं? तो दो नाम हैं। इंडिया दैट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इतना बढ़िया से समझ में आ गया। वर्तमान में दो नाम है। अभी थोड़ा सा आपको और समझना है। आपने सुना होगा मनुस्मृति का नाम। मनुस्मृति का नाम आपने सुना ही होगा, मनुस्मृति। इसमें क्या है? मनुस्मृति, मनुस्मृति में बताया गया है कि जो सरस्वती नदी और दृष्टद्वती नदी जो है इसे क्या बोलते हैं? आप घग्गर नाम से जानते हैं, घग्गर नदी। और इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, इसके बीच का क्षेत्र जो है ब्रह्मवर्त कहलाया। यानी कहने का मतलब कि कभी हमारे देश का नाम ब्रह्मवर्त भी कहा जाता था, तो ब्रह्मवर्त कहलाया। दो नदियां, एक सरस्वती एक दृष्टद्वती, इनके बीच का। और ये फोकस ज्यादा करते हैं कि इतिहासकार हैं, इतिहासकार जो है उनका नाम है हेमंत कुमार। इतिहासकार हेमंत कुमार ने इस पर फोकस किया है कि हमारे देश का जो आर्यावर्त नाम है, आर्यावर्त नाम के पहले ब्रह्मवर्त हुआ करता था। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मवर्त है, आपको बता दूं, ये जो ब्रह्मवर्त है ये हरियाणा और पंजाब का पीबी, हरियाणा और पंजाब का जो है ये पुराना नाम है।
पुराना नाम ब्रह्मवट। इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि जो हरियाणा और पंजाब है उस जगह ब्रह्मवट हुआ करता था। लेकिन और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वहां पर सैंधव प्रदेश हुआ करता था। सैंधव प्रदेश के बाद जो है वो आर्यावर्त कहलाया। खैर आप चिंता न करें, अगर कभी मनुस्मृति के हिसाब से अगर पूछे तो मनुस्मृति के अनुसार जो है अपने देश का नाम ब्रह्मवर्त भी है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि महाकवि कालिदास, कालिदास का नाम आप सबने सुना होगा। कालिदास ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है मेघदूत। कालिदास के महाकाव्य का नाम है मेघदूत। यहाँ पर मेघदूत लिख गया, मैं इसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, कट गया, मेघदूत। और इस मेघदूत में भी इन्होंने जो है अपने देश का नाम, यानी कालिदास ने मेघदूत में ब्रह्मवर्त नाम को का वर्णन किया है, ब्रह्मवर्त नाम को वर्णित किया है। तो यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, पूरी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको एक प्रश्न दिखाएंगे और थोड़ी बातें आपसे और करेंगे जो कि हमारे देश के नाम से संबंधित है। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु वही सिंधु की नदी के किनारे वाली सभ्यता, सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, मेसोपोटामिया ये कहाँ है पता है, ये दजला और फरात नदियां है ना, दजला एवं फरात नदियां, दजला एवं फरात यानी इराक की सभ्यता, दजला एवं फरात नदियां जिसे यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी भी कहते हैं, इसके बीच की जो सभ्यता थी उसको क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, किसके लिए, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, दिलमुन, मेलुहा, मगन या फैलका। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर विष्णु पुराण में कुछ और है, इसको जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कहने का मतलब ये हुआ कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। दक्षिण में आप जानते हो, उत्तर में तो हिमालय है, दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। भारत एक ऐसा खुशनसीब देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है। इतनी बात आपको ठीक से समझ में आ गई। थोड़ा सा हम एक बात और करते हैं। प्राचीन नाम में अगर हम देखें तो यहाँ पर सल्तनत काल और मुगल काल, दिल्ली सुल्तानेट की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं जिनमें अलग अलग यहाँ पर काल देखने को मिलते हैं, अलग अलग वंश देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम 1206 में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक चर्चा होती है। 1206 ईस्वी में हमको पता है कि हमारे देश में यहाँ पर यानी कि दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और अंतिम में हम देखते हैं यहाँ पर इब्राहिम लोदी को, यानी लोदी वंश का अंत होता है। मुगल काल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1526 में चूंकि बाबर आया था और मुगल काल में 1707 यानी औरंगजेब तक, यहाँ हम बात करें तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, इसके बीच का समय जो है ये मुगल काल कहलाता है। इसके बाद उत्तर मुगल काल आता है तो 1707 से लेकर के 1857 यानी कि बहादुर शाह जफर तक का यहाँ पर ये उत्तर मुगल काल कहलाता है, उत्तर मुगल काल कहलाता है। तो कहा जा रहा है कि सल्तनत काल और मुगल काल में भारत को अन्य नामों से, अपने देश को अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे अल हिंद, जैसे हिंद, जैसे हिंदुस्तान, जैसे सिंध, हिंद आदि शब्दों का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई। कैसी रही आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, कितनी नॉलेजेबल थी ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, आज की क्लास यहीं से रोकते हैं और फिर मिलेंगे अगली इसी क्लास में इसी तरह की। आप जितनी जल्दी कमेंट करके बताओगे उतनी जल्दी हम आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है।